खामोशी के पीछे क्या हिकमत थी? मुझे नहीं। आपने पहली गोली खाई और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे जो दुनिया के दर्द थे अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हो गए। कुछ ब्लैक शीप्स ने ये टोटका निकाला कि या दर्द की दवाइयाँ मिला दी या स्टेरॉइड मिला के दे दिए। जो गोली खा के 1 घंटे में आप 10 साल जवान हो जाए ना, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ख़राबी है। एलोपैथिक ट्रीट करता है आपका इस वक्त का सिम्टम, हम ट्रीट करते हैं, हिकमत ट्रीट करती है आपका सिस्टम। ये 2 फ़र्क है। इसी वजह से क्या हिकमत पे ये इल्ज़ाम भी नहीं है कि हिकमत बड़ा स्लो रिएक्टिंग और बड़ी देर में असर करने वाली दवाएं हैं? मेरे पास 8-8 साल पुराने मैदे के अमराज के पेशेंट्स आए हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको 1.5-2 महीने में अल्लाह ने शिफा दी और दवाइयों के बगैर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनसे 2 करोड़ रुपए देकर भी शिफा नहीं होती और फ्री की दवाई से शिफा हो जाती है। कॉम्प्लेक्स डिजीज़ अब आ रही हैं, उनका इलाज हिकमत के पास नहीं है। अगर हम अश्वगंधा के नाम से बेचते हैं तो वो 5,000 रुपये किलो है, अगर अश्वगंधा बोल देते हैं तो 25,000 रुपये किलो है। और ये वही मसाला जाते हैं जिनके लिए वो आए थे बर्र-ए-सग़ीर और उन्होंने सारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और सारा करके फिर इन्हीं मसाला जात के लिए आए थे और हमें ही लोकल लोगों को इनसे दूर कर दिया लाइफ स्टाइल। जो मेरी जनरेशन के साथ सबसे बड़ा जुल्म हुआ वो हुआ देसी घी के नाम पे वनस्पति खिलाना। अलमिया ये है कि हवा भी नहीं खा सकते क्योंकि वो भी पोल्यूटेड है, वो भी आलूदा है। सभी के लिए इशरत हाल, बुलंद इकबाल, रिज़्क़ हलाल और उरूज कमाल की दुआओं के साथ मैं हूं अली और आप देख रहे हैं आला पॉड। दोस्तों, हमारे बचपन में, हम सब के बचपन में आपको याद होगा कि हमारी वालिदाएँ, हमारी नानियाँ और दादियाँ जो हैं वो अपने रोज़मर्रा में किचन में और बच्चों की बीमारी वगैरह के हवाले से बहुत सारे टोटकों का, घरेलू नुस्खा जात का इस्तेमाल रखती थीं जो कि देसी हर्ब्स के ऊपर मुश्तमिल होते थे, नबातात व जमादात के ऊपर मुश्तमिल होते थे। फिर एक मॉडर्निज़म का दौर आया और बिग फार्मा की तरफ जब शिफ्ट हो गए सब, तमाम जो वेस्टर्न मेडिसिन की तरफ एक ट्रेंड आ गया कि जी ये बड़ा क्विक रिकवरी देता है और बड़ा इफ़ेक्टिव है, और हमने जो हमारे क़दीमी नुस्खा जात थे उनको आउटडेटेड समझ के और मतरूक समझ के इस्तेमाल करना छोड़ दिया। लेकिन अब बहरहाल अब नई नई रिसर्च जो आती जा रही है उससे पता चल रहा है कि जी जो वेस्टर्न मेडिसिन है उसके भी अपने कितने मुज़र असरात हैं, और इसी के साथ एक दोबारा हर्बलिज़म की वेव हम देखते हैं कि आ रही है। और सोशल मीडिया के ऊपर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे हर्बलिस्ट हैं जिनको आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में देखते होंगे। लेकिन इन्हीं में से एक हर्बलिस्ट जो अपने नाम में भी गालिब हैं और काम में भी गालिब हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब गालिब आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज आपसे बात करेंगे थोड़ा सा हर्बलिज़म के ऊपर और बीइंग ए हर्बलिस्ट जो है क्या क्या इसमें चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्वालिफ़िकेशन होती हैं एक हर्बलिस्ट बनने के लिए। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में भी बताइएगा। मेरे क्योंकि जद्दी पुश्ती हकीम थे, मेरे ताया हकीम अब्दुल वहाब साहब, मेरे चचा अब्दुल बासित साहब, वालिद साहब हकीम अब्दुल गफ़्फ़ार आगा साहब, और मेरे दादा भी हकीम थे और मौलाना भी थे। मौलाना अब्दुल जब्बार साहब थे, अच्छी खबर बोल्ट मार्केट में। तो एक रूटीन तो था, एक बचपन से उसी आप ये कह लें कि माहौल का और उन तमाम चीज़ों का असर भी था, और फिर बड़े बेटे होने की हैसियत से वालिद के करीब भी था और शुरू से हिकमत का शौक़ भी रहा। तो वो एक चीज़ जो है वो पैशन बनी और उसी वजह से एक सीढ़ी मिली कि आगे बढ़ना भी है और इसी काम पे जो है वो फोकस करना। अच्छा, तो सर मतलब माशाल्लाह बचपन से ही आपको जो है आप नफ्स-शनासी का शौक़ आपने पाया है विरासत में भी और उसी को प्रोफेशन भी अपनाया है। तो आपने कहा हकीम, तो एक हर्बलिस्ट और हकीम में क्या फ़र्क होता है? मेरे ख्याल से सिर्फ जो टर्मिनोलॉजी है उसका फ़र्क है। अच्छा। हिकमत उर्दू का वर्ड आ जाता है या एक उसमें आ जाता है हर्बल का वर्ड आ जाता है। हिकमत में अगर मैं देखूं, जितने भी मैं बुज़ुर्गान से मिलता हूं, जो मरीज़ आते हैं, जो कुछ ऐसे हैं जो मेरे दादा के ज़माने के पेशेंट्स हैं, वो भी कभी आते हैं तो वो हिकमत को रिलेट करते हैं ना सिर्फ ये कि जड़ी बूटियों से बल्कि रूहानियत से भी। अच्छा। नब्ज़ की वजह से। तो वो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक अलग हो जाता है, बट हर्बलिज़म आयुर्वेदा थोड़ा सा एक डिफरेंट वो हो जाता है। बट ये अगर देखा जाए तो एक ही सर्कल में तीनों चीज़ें आती हैं, आयुर्वेदा, हर्बल या हिकमत। ठीक है। या आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी भी आई है, न्यूट्रा एक करके कुछ आई है, न्यूट्रापैथ या इस टाइप का, वो भी जो है वो बेसिकली यही तमाम चीज़ें। ठीक है। तो इसमें जैसे आपने फरमाया कि मतलब आपकी फ़ैमिली में माशाल्लाह तमाम तबीब और हुक्मा ही रहे हैं, और तो ये, लेकिन हर्बलिस्ट बनने के लिए भी क्या कोई फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन, जो हकीम की एक डिग्री होती है या हकीम की जो पढ़ाई की जाती है हिकमत के लिए, ये उसी का पार्ट है या सीना बसीना कुछ नुस्खा जात भी ट्रैवल कर लेते हैं और उसके थ्रू भी जो है मतलब आप ये हर्बलिज़म की तरफ आ सकते हैं? एक छोटी सी हदीस अगर कोट करूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर
कोई गैर मुस्तनद आदमी कोई नुस्खा बताए और उससे अगर किसी की मौत हो जाए तो उस पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, ये हदीस है बाकायदा। तो ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना कि क्योंकि मेरी दादी हकीम थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब 4 नुस्खे बताते थे, इसलिए मैं भी हकीम हूँ, इसलिए मैं भी वही काम कर सकता हूँ। मैंने किसी डॉक्टर से नहीं सुना कि मेरे अब्बा डॉक्टर थे इसलिए मैं भी आज आ गया हूँ सर्जरी करने के लिए, क्योंकि जो है वो मेरे अब्बा इंजीनियर थे तो आज मैं खुद ही निकल गया हूँ घर बनाने के लिए। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग हैं भी वो भी गलत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमदर्द से जो है वो BEMS किया हुआ है, बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन एंड साइंसेस, और एक मुस्तनद डिग्री है, पूरी दुनिया में मानी जाती है। और यही जो है वो बेसिक चीज़ है जिसके बाद आप हिकमत में आए तो ज़्यादा बेहतर है। हमदर्द एक बहुत मोतबर इदारा है, और मैं बल्कि अब जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि बहुत ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो रहे हैं हिकमत की तरफ, वो अलग बात है कि शायद हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जिसकी वजह से मैं क्योंकि एक वालिद साहब की वजह से भी एक एज मिला, फिर मीडिया की वजह से भी एज मिला, कुछ रिसर्चेस करता रहता हूँ जिसकी वजह से जो है वो एक कॉन्सेप्ट है हकीमों का थोड़ा सा वो चेंज हुआ है मेरे वालिद साहब की वजह से भी और मेरी वजह से भी। हकीम सईद के बाद अगर मैं देखूँ तो मीडिया पे आके हिकमत का जो 1999 में पहला प्रोग्राम जो हिकमत पे किया था इस तरह बैठ के, जो कि टोटके और रेमेडीज़ बताने वाला वो मेरे वालिद साहब ने किया था PTV से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हल्के हल्के चेंज हुई हैं, लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। जो ये कॉन्सेप्ट हैं दो, हकीम की दवाई से गुर्दा ख़राब होता है, हकीम की दवाई से लिवर ख़राब होता है, हकीम की दवाई से ये मामलात या कोई भी ऑर्गन डैमेज होता है। माजरत के साथ शायद हम हकीम जो कि वाकई मुस्तनद हैं उनके खामोश रहने की वजह से ये कॉन्सेप्ट बना, क्योंकि कुछ जाली हकीम, छोटे हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, फ़लाने हकीम साहब, फ़लाने हकीम साहब, ये जो 2 दिहाइयों में इस तरह के लोग आए हैं जो मुस्तनद नहीं थे, लेकिन कुछ मखसूस, जिस तरह आपने कहा कि क्योंकि मेरे पास 2 नुस्खे लग गए और मैंने क्लिनिक खोल के बैठ गया, उससे लोगों को फ़ायदा तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन उसके बाद उसके रिएक्शंस क्या आ रहे हैं वो मुझे पता ही नहीं है। तो ये जो 20 साल का एक गैप आया है 90s के शुरू से लेके तकरीबन 2012-2015 तक का, ये बेसिकली एक बहुत शदीद जो है वो ड्रॉपबैक था हकीमों का। और मैं तो कसूरवार हम जैसे या मेरे वालिद साहब जैसे या जो मुस्तनद लोग हैं उनको ठहराऊंगा कि उन्होंने इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जिसकी वजह से हिकमत ख़राब हुई। इस खामोशी के पीछे क्या हिकमत थी मुझे नहीं पता। अच्छा। मैं तो कसूरवार इसीलिए कह रहा हूँ कि वो खामोशी नहीं होनी चाहिए थी, ताकि आपका एक बहुत मौज़िब ये फील्ड है उसको जो ख़राब करने में लोगों ने किरदार अदा किया, मेरे ख्याल से वो अच्छी बात नहीं है। नंबर 2, पहली चीज़ तो मैं इस पर थोड़ी सी और वजाहत करूँगा। एक चीज़ होती है कुश्ता जात। कुश्ता जात ख़राब अगर बने तो वो गुर्दे की ख़राबी का बायस बनते हैं। कुश्ते को अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो उसका इंग्लिश होता है टर्मिनोलॉजी ऑक्साइड। ऑक्साइड यकीनन एलोपैथिक में भी यूज़ होते हैं, डिफरेंट किस्म की मेडिकेशन है जिसमें ऑक्साइड यूज़ होते हैं, और ऑक्साइड ही जो है वो बेसिकली कुश्ता जात कहलाते हैं। कुश्ता जात फिर वही बात कहूँगा, बनाने वाला क्योंकि मेरे अब्बा बनाते थे इसलिए मैं बनाना शुरू हो गया बग़ैर सीखे, बग़ैर तमाम चीज़ों के। आज मैं इंडिया की बात करूँ तो उनके पास बेहतरीन मशीनरी है कुश्ता जात बनाने की, जिसकी वजह से किसी किस्म का रिएक्शन नहीं आता। उनके पास अथॉरिटीज़ ऐसी हैं जो उसको चेक एंड बैलेंस रखती हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोगों ने जो कानून भी बनाए हिकमत के ख़िलाफ़, तो या तो वो इतने सख्त बना दिए या वो जो बनाने वाले लोग थे इस कानून वो शायद उस टर्मिनोलॉजी से, उन चीज़ों से वाकफ़ियत ही नहीं रखते थे कि उन्होंने जो प्लेटफॉर्म्स दिए या जो उन्होंने जो आप ये कह लें कि मेजर्स या जो एक माइंडसेट बनाया, जो अपना माइंडसेट बनाया कि ये चेकिंग माइंडसेट है, वो बेसिकली शायद अप्लाई नहीं हो पाता हिकमत पे 100%। उसकी वजह यह है कि उन्होंने वो कानून लिए एलोपैथी से। ठीक। अच्छा, आपने कुश्ता जात की बात की, उस पे वैसे अब देखिए कुश्ता जात में बहुत सारे लोग अब तो, क्योंकि ऑनलाइन का भी काम काफ़ी शुरू हो गया और ऑनलाइन में अमूमन कस्टमर्स पीछे जाके उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं देखते कि वो बना क्या रहा है और क्या प्रोडक्ट है। वो तो शायद अगर शेल्फ़ के ऊपर भी मिल रही है तब भी नहीं देखा जाता बहरहाल। लेकिन कुश्ता जात में अपनी उसकी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी और रीसेल बढ़ाने के लिए जो लोग एस्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं या उसमें और दीगर अज्जा जैसे रेग माही का इस्तेमाल होता है या खरातीन वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि ये तो आवाम को पता नहीं है कि ऐसे कुश्ता जात के इस्तेमाल से तो यकीनन गुर्दों वगैरह के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। देखिए, कुश्ता जात में तो ये चीज़ें नहीं मिलाई जाती। ठीक है। कुश्ता एक अलग एक फील्ड है और वो लोग वो काम कर रहे थे। कुश्ते का मतलब ऑक्साइड है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, वो एक अलग चीज़ है। वो एक आप ये कह लें एक दवा बनाने का एक तरीक़ेकार है, वो वहाँ तक महदूद है। उसके बाद वो मिसाल के तौर पे कुश्ता बैज़ाए मुर्ग़, अंडे का कुश्ता बनता है। अब उसको हम किन किन दवाओं में किस क्वांटिटी से इस्तेमाल करते हैं ये इम्पॉर्टेंट है।
अब दवा पर अगर आ जाते हैं तो हमने मिसाल के तौर पे अगर हमने 100 ग्राम एक पाउडर बनाना है जिसमें 5 ग्राम कुश्ता डाला, बाकी 95 ग्राम जो है वो जड़ी बूटियाँ डलनी हैं। ठीक है। अब उसमें अगर मैं स्टेरॉइड मिला के दे रहा हूँ तो यकीनन वो एक बाइस नदामत भी है मेरे लिए, और उसके बाद जो है वो इन्हीं वजूहात की वजह से हिकमत इतनी डाउन हुई। बहुत सारी मार्केट में भी अद्वियात ऐसी मौजूद हैं जिन पे हर्बल का टैग लगा हुआ है, पेटेंट दवाइयाँ हैं हड्डियों के लिए, अर्थराइटिस के लिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि कनाडा अमेरिका तक लेके जाते हैं वो 1-1 हज़ार गोलियों की डब्बी, बहुत मशहूर 2-3 ब्रांड्स हैं। 100% स्टेरॉइड है उसके अंदर। एक गोली खाएं, स्टेरॉइड का सिर्फ दो चीज़ें, आपने पहली गोली खाई और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे जो दुनिया के दर्द थे अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हो गए। ठीक है। हर्बल ऐसी नहीं है, हर्बल 2 से 3 दिन लेगी, बेहतरी ज़रूर आ जाएगी पहले दिन, जादू नहीं होगा कि आपने आज दवा खाई और 1 घंटे बाद आप कहें मैं तो जो 20 साल जवान हो गया। यकीनन अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है कि दूसरी खुराक से ही फ़र्क पड़ जाएगा तो वहाँ पे आप समझ जाएं कि ये एक रेड फ्लैग है। 90% वो रेड फ्लैग है, बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह। ठीक है। तो 10% मैं एज दूंगा, जाहिर बात है बहुत सारे मर्ज ऐसे होते हैं जिनकी वजह से, जिनमें जो है वो अद्वियात बहुत अच्छा असर करती हैं। अच्छा, ये बताइएगा, अब तो क्योंकि ऑनलाइन का भी बड़ा ट्रेंड है और हर कोई अपना एक पेज बना के भी बैठा हुए हैं और वो उम्र 80 साल तजर्बा 150 साल वाले सिलसिला भी है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें यानी कि अमूमी ताकत की भी दवाएं मिल जाती हैं बनी हुई, और बालों के लिए भी नुस्खे हैं, किसी भी चीज़ के लिए। तो क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई मैकेनिज़्म है कि जो उसकी प्रोडक्शन की क्वालिटी और जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको जांच करता हो, उसको रेगुलेट करता हो? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो कुश्ते के नाम पे ऐसी दवाएं बना के दे रहे हैं जिसमें मिसाल के तौर पर स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, और गालिबन फिर उनका जब इस्तेमाल कर रहे हैं लोग तो उससे उनको जिल्द के भी मसाइल हो रहे हैं, उससे उनको गुर्दे के भी मसाइल हो रहे हैं। तो क्या कोई इस तरीके का है टेस्ट जिसके थ्रू वो गुजर के आ रही हूँ चीज़ें? अगर मैं देखूं तो शायद 99% नहीं, सिर्फ 1% दवाएं ऐसी हैं हर्बलिज़म में भी जो कि टेस्टेड होती हैं, ख़ासकर ऑनलाइन में भी और हुक्मा भी। मैं फिर वही बात दोबारा शायद दोहराऊं, जो पिछले 25 सालों में गलतियां हुई जो ना बोलने की, खामोश रहने की, वो आज सारे हुक्मा भुगत रहे हैं या एक मोतबर फील्ड भुगत रही है। जल्दी असर चाहिए, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, पट्टों में दर्द है, कोई ऐसा इशू हुआ हुआ जिसकी वजह से बहुत शदीद तकलीफ़ है, स्टेरॉइड की गोली दे दें वो ठीक हो जाएगा। तो हुक्मा ने या कुछ ब्लैक शीप्स ने ये टोटका निकाला कि या दर्द की दवाइयाँ मिला दी या स्टेरॉइड मिला के दे दिए। तो बात सारी ये है कि अगर हम स्टेरॉइड मिलाते हैं तो पेशेंट जो कि आप पे भरोसा कर रहा है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सबसे पहले तो आप अल्लाह के हुजूर जो है वो मुजरिम हो रहे हैं। नंबर 2, जो बंदा भरोसा कर रहा है अगर उसको कोई रिएक्शन होता है, फिर मैं वही कहूँगा क्या आप उसका अजाला कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कुश्ता जात एक अलग चीज़ है। मिसाल के तौर पे 5 ग्राम कुश्ता डलता है किसी भी चीज़ का कोई नुस्खा, इन केस अगर होता भी है तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ। 95% उसमें जो है वो जड़ी बूटियाँ हैं, उसमें जो है वो 1% जो है वो स्टेरॉइड डाल दिया या कोई मेडिकल की दवा डाल दी असर को तेज़ करने की, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादती है। स्टेरॉइड अगर डॉक्टर भी तजवीज़ करता है तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए करता है। 1 हफ़्ते के लिए एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, 1 हफ़्ते की जगह 6 गोलियाँ दी हैं तो अगले हफ़्ते 4, फिर 3, फिर 2, टेपर ऑफ करके 1 महीने का पूरा सेगमेंट बना कर देगा। वो इस तरह छोड़ी भी नहीं जा सकती। मैं 2-3 अगर ब्रांड्स के नाम लूँ, यकीनन नाम नहीं लूँगा, लेकिन 3-4 ऐसे ब्रांड्स बहुत मशहूर हैं जो कि ओवर द काउंटर पाकिस्तान में बहुत आसानी से मिल रहे हैं, बहुत कॉमनली मिल रहे हैं, जिस पे जोड़ों की दर्द की तस्वीर बनी हुई है, 2-4 जड़ी बूटियों का नाम लिखा हुआ है, जोड़ों के दर्द से निजात हासिल करें। 2-3 दवाइयाँ बड़ी मशहूर हैं और ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो मैंने बहुत सारे लोगों को कनाडा अमेरिका तक ले जाते हुए देखा है। वो 100% स्टेरॉइड है। छोटा सा एक नुस्खा, छोटा सा एक तजर्बा बता दूँ या वो करूँ, जो गोली खा के 1 घंटे में आप 10 साल जवान हो जाए ना, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी है। ठीक है, दूसरी खुराक से ही फ़र्क पड़ जाएगा, इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। है। बहुत कम ऐसी दवाएं होती है, बहुत कम ऐसे मर्ज़ होते हैं हिकमत में जो कि पहली खुराक से बेहतरी महसूस करें। शायद अगर मैं बात करूं, ख़ासकर दर्दों के मामले में बात करूं, तो कम अज़ कम जो है वो 2 से 3 दिन लगते हैं कि आप ऐसा महसूस करें कि हाँ मुझे दवाई से ना 50 to 70% फ़र्क पड़ गया। लेकिन अगर वो पहली खुराक आपको जवान कर रही है, और स्टेरॉइड का एक और जो चीज़ है वो ये कि एक तो गुर्दे ख़राब होंगे, पित्ता ख़राब होगा, लिवर ख़राब होना शुरू हो जाएगा, स्टमक इशू हो जाएंगे। इसके बाद दुनिया की कोई और आप पे दवा उस तरह असर नहीं करेगी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये। बट इसके साथ साथ अब वो लाइलमी में आप खा रहे हैं हर्बल समझ के, तो बहुत जुर्म है, बहुत बड़ा। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि जल्दी आपको असर पड़े। तो भाई हिकमत पे अगर आपको आना है तो हिकमत में और एलोपैथिक में एक छोटा सा फ़र्क है। एलोपैथिक ट्रीट करता है आपका इस वक्त का सिम्टम,
हम ट्रीट करते हैं, हिकमत ट्रीट करती है आपका सिस्टम। ये दो फ़र्क है। मर्ज़ की जड़ तक मर्ज़ जो की है। जड़। ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दूं, घुटने में दर्द है, मैं पेन किलर देने की कोशिश नहीं करूंगा। यकीनन पेन किलर इंपॉर्टेंट जुज़ है, इसलिए है क्योंकि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलाना है मुझे। ठीक है। लेकिन मैं उसके इलाज के लिए क्या कर रहा हूँ, जो उसका असल मर्ज़ है उसके लिए मैंने क्या किया, मैं सिर्फ लगाने की 2 दवाएं दे दूं जो दर्द को थोड़ी देर के लिए रोक दें, तो मैंने इलाज तो ना किया ना। और फिर उन दवाओं से चाहे, और एक मिसकंसेप्शन, हर्बल की दवाई से कोई रिएक्शन नहीं है। जिस अच्छा। भी दवाई का एक्शन होगा, जिस भी चीज़ का एक्शन होगा, उसका रिएक्शन लाजमी होगा। हर्बल का भी रिएक्शन है? 100% है। इतना नहीं है कि मैं बोलूँ गुर्दा ख़राब हो गया, अच्छा। जिगर ख़राब हो गया, कोई बहुत बड़ा इशू हो गया जो कि लॉन्ग टाइम तक रहेगा, ऐसा नहीं होता। ड्राउजीनेस होना, वॉमिटिंग की कैफियत हो जाना, पेट में कोई ख़राबी हो जाना, लूज़ मोशन की कैफियत हो जाना, कुछ दवाओं से कब्ज़ की कैफियत हो जाती है, कुछ दवाओं से दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना होता है। ये वो रिएक्शंस है जो मुमकिनात में से, मैं अक्सर टीवी पे भी ये बात करता हूँ। मैं, आप या कोई भी अगर बात करें पाकिस्तानी की, इंडियन की, तो अमूमन देखा गया है कि 2 या 3 साल की उम्र से जब हमने खुराक इस्तेमाल करना स्टार्ट की है, अदरक उसका जुज़ ज़रूर होती है, ठीक है। खाने में डलती है। अभी मैं तकरीबन अगर 35 साल का हूँ, तो मैं 3 साल की उम्र से खा रहा हूँ। 32 साल मैंने अदरक खाते हुए ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो अदरक नहीं खाई। मैं अभी आधा किलो बैठ के अदरक चाटना शुरू कर दूँ, खा लूँ, यकीनन उसका रिएक्शन आएगा। जो चीज़ जो मैं रोज़ खा रहा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो चीज़ मुझे आदत नहीं है वो तो यकीनन रिएक्ट करेगी। ठीक है। हाँ, ऐसा रिएक्शन नहीं होगा, वो मुश्किल से 1 आध दिन का होगा, 2 दिन का होगा, 5 दिन का होगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। कोई ऑर्गन को डैमेज नहीं करेगा वो किसी बीच का। ठीक है। अच्छा, इसमें चलें साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो आपने इसमें खुद ही काफ़ी तफसीली इसमें जवाब बता दिया, और उसका उस तरीके से ही किया जा सकता है कि नुस्खे में ज़रा सी कोई तब्दीली कर दें, खुराक में आगे पीछे चीज़ कर दें, तो साइड इफ़ेक्ट्स उसके दूर हो सकते मुमकिन हैं। है, बिल्कुल दूर ठीक भी है। हो सकते हैं, अच्छा। मुमकिनात में से भी है। अच्छा, अभी जैसे आपने बात की कि पेन किलर दे दी तो उससे तो फ़ौरन दर्द तो रिलीव हो गया, लेकिन ये कि हिकमत क्योंकि उसके जो रूट कॉज़ है वहाँ तक जाता है, इसी वजह से क्या हिकमत पे ये इल्ज़ाम भी नहीं है कि हिकमत बड़ा स्लो रिएक्टिंग और बड़ी देर में असर करने वाली दवाएँ हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जैसे अपने गुफ्तगू में भी कहा कि 2 से 3 दिन में आपको 50% तक फ़र्क मिलेगा। वजह है। यही है कि वो सिस्टम पे काम कर रही होती है। सिस्टम को हल्के मतलब मुझे एक पानी का कूज़ा है जो खाली हो गया, एक-एक कतरा भरने में इतना तो टाइम लगेगा कि मैं 1 घूंट पानी भरूँ तो 2 दिन, ढाई दिन लेगा। ठीक है। तो उस वक़्त आपको फ़र्क महसूस शुरू होगा। और जब आप, मेरे पास बेतहाशा ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अमराज से फ़ारिग हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह 8-8 साल, 10-10 साल वो इलाज कर रहे थे। वही वाली बात, ख़ासकर मैदे का, हड्डियों का, जिगर का इलाज इससे अच्छा, हिकमत से अच्छा मैं नहीं समझता कि किसी भी मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट में मौजूद है। मेरे पास 8-8 साल पुराने मैदे के अमराज के पेशेंट्स आए हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको 1.5-2 महीने में अल्लाह ने शिफा दी, और दवाइयों के बगैर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है। तो बात यह है कि आप ट्रीट क्या करते हैं, आप मर्ज़ को कितना समझते हैं, और फिर एतक़ाद के साथ, अल्लाह पे भरोसे के साथ आप दवा देते हैं। मेरा काम बहैसियत तबीब, किसी भी तबीब का, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो, चाहे वो हर्बलिस्ट हो, पहली चीज़ मेरा मुस्तनद होना ज़रूरी है। नंबर 2, जो मैं दवा दे रहा हूँ या जिस मर्ज़ का इलाज कर रहा हूँ उस पे मुझे फ़ौक़ियत होनी ज़रूरी है, इल्म होना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, जो मैं दवा बना रहा हूँ या दवा लिख के दे रहा हूँ, मैं डॉक्टर की बात भी कर रहा हूँ, उसमें मैं कितना बिल्कुल परफेक्ट हो सकता हूँ दयानतदारी में, ठीक है। उसमें मैं 2 नंबरी ना करूँ। उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाता है। ये 3 सवाल है जो मुझसे अल्लाह करेगा। उसके बाद शिफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनसे 2 करोड़ रुपए देकर भी शिफ़ा नहीं होती और फ्री की दवाई से शिफ़ा हो जाती है। आप भी यकीनन बहुत सारे लोगों को जानते होंगे। ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बारसे से बहुत बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको खुद शिफ़ायाबी दे देता है किसी छोटी सी रेमेडी से, घर की, या किसी छोटे से टोटके से। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, करने वाली ज़ात अल्लाह है। मेरा काम सिर्फ दयानतदारी से दवा लिखना, दयानतदारी से उस मर्ज़ को समझना और उसके लिए तशख़ीस करके बेहतरीन दवा मुरक्कब करके देना है, वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये भी तो कहा जाता है, जैसे आपने जिक्र किया कि मैदे के अमराज वगैरह, यानी कहा यह जाता है, मफरूज़ा कह लें, जो भी इस बारे में ज़रा वज़ाहत कीजिएगा कि 2-3 चीज़ें जो कन्फाइंड कर दी हैं कि यार हिकमत में चलो इनका इलाज करा लो, बड़ा अच्छा, मैदे का, सीने का अगर कोई मसला है, बलगम वगैरह का, इस तरीके का, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स डिजीज़ अब आ रही हैं उनका इलाज हिकमत के पास नहीं है। मिसाल के तौर पे ये गुर्दों का पानी भर जाना गुर्दों में, या कैंसर वगैरह, इस तरीके की चीज़ें, तो क्या हिकमत में नई रिसर्च का चैप्टर बंद हो गया है और ये पुराने अमराज का ही ट्रीटमेंट हो रहा है, या ये लोगों की गलतफहमी है? सर 100% गलतफहमी है। मैं रिसर्च की बात करूं
तो आए दिन कम से कम 100 से 500 रिसर्चर्स हर्बलिज्म पे छपती हैं। बदकिस्मती हमारी फिर ये से ग्लोबल वही बता रहे हैं? ग्लोबल बता रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ग्लोबली बता रहा हूँ। पाकिस्तान का भी ज़रा मेंशन कर दीजिए। पाकिस्तान में कम है हर्बल पे, लेकिन है यकीनन। मैं अपनी रिसर्च की एक बात करूं, मेरी एक रिसर्च अभी पब्लिश हुई थी कुछ अर्से पहले। मैंने रिसर्च की थी 500 पेशेंट पे, सिर्फ लहसुन, देसी लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल और लिपिड्स बेहतर हुए थे, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल कम हुआ था सिर्फ देसी लहसुन, 3 लहसुन रोज़ाना खाने से। और ये पब्लिश्ड रिसर्च है, पूरा इसका रिसर्च पेपर मेरे पास मौजूद है। तो बात यह है कि रिसर्चेज हैं, लेकिन उस रिसर्च को हम कितनी फोकियत देते हैं और किस प्लेटफॉर्म पे प्रिंट होकर वो किस तरह जा रही हैं। एलोपैथिक की बात करें तो एक केमिकल होता है, उस पे जो है वो काम होता है, एक दवा इस्टेब्लिश होती है, एक कंपनी उसको परचेज कर लेती है, उनका फॉर्मुलेशन होता है, उसके बाद वो आम हो जाती है, कुछ अरसे के बाद वो फिर आम हो जाती है और वो हर डॉक्टर लिख भी सकता है, हर ब्रांड बना भी सकता है, और वो तमाम चीज़ें उस पर चल रही होती हैं। रिसर्चेज उस पर हो भी रही होती हैं, जो कि नेगेटिविटी में भी होती हैं, पॉजिटिविटी में भी होती हैं, वो चल रही होती हैं। इसी तरह हर्बलिज्म में भी है, बट बदकिस्मती से हम इतना शोर करके बता नहीं पा रहे शायद, या आम आवाम तक, या जो लोग वाकई मिसकंसेप्शन का शिकार हैं, हम उन तक वो आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहे कि रिसर्चेज हो रही हैं। आज हम बात करते हैं अश्वगंधा की, आज हम बात करते हैं मोरिंगा की, आज हम बात करते हैं उन्नाब की, जिसको इंग्लिश में जोजोबे कहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कई दिहाइयों से चली आ रही हैं, हम हुकूमत दे रहे हैं, लेकिन आज इनका कॉन्सेप्ट चला है तो आज जो है वो आम लोग ले रहे हैं, हर कोई बना भी रहा है। अगर हम अश्वगंधा के नाम से बेचते हैं तो वो 5,000 रुपये किलो है, अगर अश्वगंधा बोल देते हैं तो 25,000 रुपये किलो है। तो ये भी एक छोटा सा एक डिफरेंस आ गया। हमारी बदकिस्मती ये की है हज़रत कि जो हमारी नानी दादी दादी किया करते थे ना, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, कुछ छोटे मोटे टोटके, वो हमने भुला दिए। अपने आप को आप ये कह लें कि थोड़ा सा नए तर्ज पे लाने के लिए आज वही चीज़ें, वही मोरिंगा जो सुहांजना की फलियां हमारे घर दिल्ली वालों में दाल के साथ बना करती थी, वही हमें अंग्रेज़ कह रहा है कि इतना सा कैप्सूल खा लो 50 रुपए का, तो हम कह रहे हैं यार क्या चीज़ बनाई है इसने। जो अश्वगंधा हुक्मा पता नहीं कितने सालों से 5,000 सालों की पुरानी हमारी तारीख़ है, उसमें इस्तेमाल हो रहा है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा आज अंग्रेज़ कहता है कि इस पर रिसर्च मैंने कर ली, आप खाओ, तो हम बड़ा। और ये वही मसाला जाते हैं जिनके लिए वो आए थे बर्रसगीर, और उन्होंने सारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और सारा करके फिर इन्हीं मसाला जात के लिए आए थे, और हमें ही लोकल लोगों को इनसे दूर कर दिया लाइफस्टाइल दूर हो गया। अच्छा, दूसरी एक बात अगर करूँ, ये तो चले वो बातें होगी ना जड़ी बूटियों की हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे घर के खानों में क्या क्या चीज़ है? हल्दी एक बेहतरीन दवा है। आज की तारीख ये कहती है कि हल्दी जो है वो, ये रिसर्च बेस्ड बात है कि एंटी कैंसरस भी है, डिफरेंट किस्म की इम्यूनिटी को भी बेहतर करती है, उसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हमारे खाने में दालचीनी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ बेहतरीन है, हड्डियों के लिए बेहतरीन है। हमारे खाने में काली मिर्च है, लौंग है, जो कि हज़म के निज़ाम को बेहतर करती है, चेस्ट इन्फेक्शन को बेहतर करती है, थ्रोट इन्फेक्शन को बेहतर करती है, साइनोसाइटिस के लिए एक बेहतरीन दवा है। हमारे खाने में लहसुन है, हमारे खाने में लहसुन की वजह से एलिस्टन आता है, जो कि हज़म के निज़ाम को बेहतर करता है। हमारे खाने में अदरक है, जो कि स्टमक के लिए एक बेहतरीन दवा है। अंग्रेज़ आज अदरक की चाय बना बना के पी रहा है कि यार इसका तो बड़ा फ़ायदा है। तो बात यह, हमारे जो आबाओ अजदाद हैं, उन्होंने जो तमाम चीज़ें मैनेज की, वो हमारे लिए दवाएं हैं, जिनकी वजह से शायद हम बीमारियों से बचे हुए थे। बीमारियां अब क्यों इतनी बढ़ रही हैं? अगर मैं कसूरवार ठहराऊं तो 3 चीज़ों को। केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स जिसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो हम थोड़ी सी आसानी के लिए बहुत सारे मामलात अपने ख़राब कर लेते हैं। नंबर 2, हमारे यहाँ जो चिकन आ रही है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और तीसरी चीज़ जो हम खाने की अगर मैं बात करूँ, तो खाना तो वैसे कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है, उसकी भी वजाहत करता हूँ क्यों ये बात कह रहा हूँ। लेकिन तीसरी चीज़ अगर बात करूँ, जो मेरी जनरेशन के साथ सबसे बड़ा जुल्म हुआ, वो हुआ देसी घी के नाम पे वनस्पति खिलाना। आज अगर आप पीछे चले जाएं तो 50 साल पहले, 40 साल पहले आपको दिल के और कैंसर के मरीज़ शायद ही नादिर शादिर मिलते थे। ऐसे ही है। आज अगर इतने ज़्यादा हैं, मेरी उम्र का लड़का 28 साल का, 32 साल का, 30 साल का लड़का, 35 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ रहा है और वो इंतकाल हो रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये गंदे खाने, देसी घी की जगह पे बेवकूफ़ बनाया गया हमें वनस्पति के नाम पर। फ़िज़िकल एक्टिविटी हमने ज़ीरो कर ली, मोबाइल के नाम पर, हालात के नाम पर, मामलात के नाम पर। वो एक बहुत बड़ा जुल्म किया हमने अपने साथ। और इसके साथ साथ हमने जो प्रिजर्वेटिव एडेड चीज़ें, डब्बे का बिस्किट, डब्बे का जूस, डब्बे की जितनी भी मसनूआत हैं जिनको लॉन्ग लाइफ मसनूई तौर पे बनाया है, वो सब ख़राब है। मैंने एक जुमला यूज़ किया कि हम जो भी खा रहे हैं अच्छा नहीं खा रहे। सब्ज़ियाँ यूरिया और डिफरेंट किस्म के केमिकल के बगैर नहीं उग रही। कोई अनाज GMO सीड के बगैर और यूरिया के बगैर नहीं उग रहा। किसी भी किस्म का फ्रूट प्रिजर्वेटिव भी कह सकता हूँ, उसको पकाने के लिए जो डिफरेंट किस्म के केमिकल इस्तेमाल होते हैं, उनकी फसल में जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं, जो स्प्रेज इस्तेमाल होते हैं, वो भी मुज़र सेहत होते हैं।
अनाज भी हो गया, फ्रूट भी हो गया, सब्ज़ी भी हो गई। मछली की अगर बात करूँ तो मीठे पानी की मछली हमने जो है वो फार्मिंग स्टार्ट कर दी है। जो मरी हुई मुर्गियाँ होती हैं या जो उनकी अंतड़ियाँ होती हैं, नॉर्मली हम उनको वही खिला रहे होते हैं, वही गलाज़त खिला रहे होते हैं जिससे वो बड़ी होती है। जाहिर बात है उनके लिए वो खुराक है, लेकिन वो केमिकलाइज्ड है, जिसकी वजह से मैं मुर्गी मना कर रहा हूँ, वही तो रीज़न है इस तमाम चीज़ों का। वो डिपॉजिट उसके भी मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें ओरिजिनल तो हमारी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं रहा। अलमिया ये है कि हवा भी नहीं खा सकते क्योंकि वो भी पोल्यूटेड है, वो भी आलूदा है। तो बात यह है कि हमने कुछ छोड़ा नहीं अपनी, और हमें तो ये फिक्र करनी चाहिए कि आगे वाली नस्ल हमारी खाएगी क्या। और मैं अक्सर बच्चों को, मैं माजरत के साथ जवाब लंबा हो रहा है, अक्सर मेरे पास कोई बच्ची आती है 16-17 साल की, तो मैं उससे एक सवाल करता हूँ, तुम्हारी नानी हयात है? अक्सर लोग कहते हैं कभी है कभी नहीं है। ठीक है, अगर हैं तो आज जितना वो काम कर लेती हैं, अक्सर लोग ये जवाब देते हैं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह नानी मेरी घर के सारे काम कर लेती हैं। तो तुम्हारी अम्मा कर लेती हैं? नहीं, हम थोड़े थक जाती हैं। अब नानी घर के सारे काम कर लेती है, अम्मा जो है वो थोड़ा थक जाती हैं, और मैं तो इस उम्र में 18 साल की उम्र में मैं वो काम भी नहीं कर पाती जो मेरी अम्मा कर रही हैं। तो ये खुराक का ही तो डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है। हमारी चीज़ों में नानी जो थी हमारी, वो तो सिलबट्टे पे मसाले पीस रही होती थी, उनके पास तो टाइम ही नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके पास फिर भी लोगों से मिलने जुलने का, सोशल लाइफ का, अपने आप को मैनेज रखने का टाइम था। औलादें भी ज़्यादा थी पिछली ज़िंदगी, सारे मामलात के साथ, और सेहत के साथ थी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी अम्माएँ 40 साल से लेके अगर मैं बात करूँ 60 साल की, वो बीमारियों में भी मुब्तला हैं, वो डिफरेंट किस्म के मामलात में भी मुब्तला हैं, चाहे वो हार्मोनल इशूज़ हो, चाहे वो किसी किस्म के और मामलात हों, उसमें भी हैं। और साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट का होना, और ये तमाम चीज़ें, ये भी कहीं ना कहीं हमारे माहौल का, हमारे खुराक का, और हमारे ओवरऑल जो एक एटमॉस्फेयर बन गया उसका स्ट्रेस है। और आज की बच्ची और आज के बच्चे की बात करूँ तो जो बीमारियाँ हम सुनते थे 40-50 साल की उम्र में, वो आज 18 साल का, 20 साल का बच्चा लेकर आ रहा होता है। कमर का दर्द, घुटने का दर्द, कोई हार्मोनल इश्यूज, कभी कोई इशू, कभी कोई इशू। बात यह है कि हम किस तर्ज़ ज़िंदगी पर जा रहे हैं, हमें आज सोचना है, ताकि हम अपनी नस्ल को शायद सुधार सकें। वरना मेरे ख्याल से आज के बाद जो नस्ल आ रही है, जो कि 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक 3-3 साल खा के बैठी हुई है, तो वो आगे 18 साल की उम्र में करेगी क्या? हमें बहुत बड़ा सोचने का एक मेरे ख्याल से वो है। मैं WHO की एक बात करूँ, WHO बाकायदा अपने फेसबुक पेज पे बार बार डालता है कि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक काम नहीं करती। आज भी आप जाएं तो 3 दिन पहले डाला था, 5 दिन पहले डाला था। तो बात यह है कि वो लोग तो बार बार ये बात कर रहे हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन टेस्ट होता है, बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक काम करती है। हम जो 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक का कोर्स, बिला वजह खांसी हो रही है, ये कर लो, थोड़ा सा नज़ला हो रहा है, ये कर लो। बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा जुल्म है हम अपनी जो नस्ल के साथ कर रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी खुद ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने जिक्र भी किया कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह, तो ये हिकमत या हर्बलिज्म में सिर्फ ये जिस्मानी वारिस का जो है इलाज है, या ये जो, क्योंकि अब पाकिस्तान में मेंटल डिजीज़ बड़ी बढ़ रही है, इसके ऊपर भी कुछ हैं चीज़ें जो हिकमत में और हर्बलिज्म में इनको ट्रीट करती हैं? 100% है, 100% है। बहुत सारी चीज़ें हैं, रिसर्च बेस हैं। जैसे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल अभी दी, अश्वगंधा। अश्वगंधा एक छोटी सी जड़ी बूटी है जिसको मेरे लिए या हकीमों के लिए एक बहुत मामूली सी चीज़ है, ठीक है। मतलब मामूली चीज़ इन द सेंस कि शायद वो उतना असर करती है जो जिसको हम बाकी दवाओं में अगर करें 100%, तो ये 10 या 20% असर करती है, जो आज इतना वाबेला मचा हुआ है कि एंटी डिप्रेसेंट के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छी है, घबराहट के लिए बहुत अच्छी है, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छी है। साइकोटिक लोग जो दवाएँ ले रहे हैं साइकेट्रिस्ट की, वो मैं फिर वही एक ब्रैकेट में बात करूं कि दवाएं छोड़ना हल नहीं है, कि दवाई छोड़ के आप किसी भी दवा पे शिफ्ट हो जाएं। उसके साथ साथ अगर लें तो वो आपके मेंटल हेल्थ को बेहतर ज़रूर करती है। उसके बाद आपका डॉक्टर उसको यकीनन कम करने का जो है वो है जो कम कर सके और उसका वो करे। ठीक, आखिर के 1-2 सवाल मैं थोड़ा सा आपका मज़ीद टाइम इस हवाले से ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा। देखें, जिस तरीके से बिग फार्मा में या ये जो वेस्टर्न मेडिसिन है, इसमें इनके स्टैंडर्ड्स हैं, फार्माकोपियाज डिफ़ाइन हुए हैं, क्या हिकमत को इस तरीके का कोई स्टैंडर्ड अपना बनाने की ज़रूरत है जिसके ऊपर वो प्रोडक्शंस हो रही हों, QC हो रहा हो, और लोगों का जो ट्रस्ट है वो डेवलप हो दोबारा? सर हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। हमदर्द फार्माकोपिया एक बहुत पुरानी किताब है, आपको आज भी ओवर द काउंटर बहुत सारी जगहों से मिल जाएगी। हमदर्द फार्माकोपिया बहुत पुरानी है और उसमें हर चीज़ का लिखा हुआ है। हकीम लुकमान की शख्सियत को अगर देखें और उनकी किताब को पढ़ें, तो अगर एलोपैथी में से भी हकीम लुकमान की किताब में निकाल दूं तो शायद 30 to 40% जो बेस थी एलोपैथी की वो निकल जाएगी। अच्छा, हकीम लुकमान ने बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस की हुई हैं, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स के रिएक्शंस उस वक्त लिख दिए थे जो कि आज से शायद मेरे ख्याल से 4000 साल पुरानी किताब है, आई थिंक वो। तो तमाम चीज़ें मौजूद हैं।
रिसर्च भी मौजूद है। ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान, इनका पूरा एक इदारा है जिसके बाद जो ड्रैप रजिस्टर्ड हो जाती हैं, अब ये तकरीबन 2011-12 में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई और आज तक वो चल रही है। आया ये कि उसकी बिना पे बहुत सारी छोटी कंपनीज़ बंद ज़रूर हो गई क्योंकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, जो उनके मेजर्स थे या जो उस पर इन्वेस्टमेंट उस वक्त चाहिए थी, लेकिन हो रहा है। डिफरेंट कंपनीज इस पे काम कर रही हैं। आज मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ, 4-5 बहुत बेहतरीन कंपनीज़ पाकिस्तान की जो कि इंटरनेशनली मानी जाती हैं, जिसमें बहुत बड़ा नाम है हर्बियन का, हर्बल कंपनी है, चल रही है। हाइनिकॉन एक कंपनी है हिल्टन फार्मा की, वो चल रही है। इसके अलावा हाशमी वाले बहुत मोतबर नाम है, कई दिहाइयों से चल रहे हैं। उनकी पाकिस्तान में तो शायद 7-8 प्रोडक्ट्स हैं, इंटरनेशनली वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं और बहुत मोतबर। मैं कभी भी कहीं जाता हूँ तो आपको हाशमी का सुरमा लाजमी मिलेगा। एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए वो बहुत फ़ख्र का मकाम होता है। मैं बाकू में था, वहाँ पे एक शॉप पे रखा हुआ था। तो बात ये, और सऊदी अरब की भी अगर बात करूँ तो हाशमी के तर्ज पर ही बिल्कुल 100% छोटा सा नाम चेंज करके कॉपियाँ बिक रही हैं। तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है वो उसकी कॉपी बन रही है, क्योंकि वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पे शायद सुरमे का रिवाज तो बहुत है, लेकिन वहाँ पे उतना मोतबर कोई और ब्रांड शायद है ही नहीं। तो काम बहुत हो रहा है, नज़र डालने की ज़रूरत है, आंखें खोलने की ज़रूरत है लोगों को भी। सिर्फ ये बोल देना कि हर्बल से गुर्दा ख़राब होता है बग़ैर तहकीक के, ये बोल देना कि हर्बल में कोई रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट नहीं होती, हर्बल से फ़लानी चीज़ होती है या हर्बल ऐसे हैं। मैं डॉक्टर से भी मुखातिब हूँ, मेरे पास ख़ुद बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, पेशेंट्स। बात यह है कि आप उनको एक वो तो दीजिए, एज तो दीजिए समझने का। अगर आपके पास एक बंदा आया, वो 4 सवाल करे, आपके इलाज कराया तो कराओ वरना जाओ, तो ऑब्वियसली मैं तो मुतमईन नहीं होऊंगा भाई। मेरे पास तो 4 सवाल हैं कि मैं दवाई दे रहा हूँ तो उसके ऊपर रिसर्च क्या है, जो मैं दवा दे रहा हूँ उसमें मेरी हैसियत क्या है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। और जो डॉक्टर के या किसी भी एक पढ़े लिखे आदमी, आजकल ना 30 to 40% लोग वैसे ही गूगल डॉक्टर बने हुए होते हैं। मेरे पास आने से पहले वो 4 चीज़ें पहले सर्च करके आ चुके होंगे। तो यकीनन क्या मैं केपेबल हूँ उनके जवाबात देने के? पहले तो मुझे अपने ऊपर नज़रसानी करनी है ना, फिर मैं जाके दूसरे को समझाऊँ। जब मेरे पास ही एजुकेशन कम है और मैं ही जो है वो आपको तसल्ली में अपनी चीज़ के बारे में नहीं ला सकता, तो ज़ाहिर बात है मुझे हक भी नहीं है ना कि मैं आपको क्रिटिसाइज़ करूँ। पाकिस्तान में जो हर्बल लैंडस्केप है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जितनी मशहूर तमाम हर्ब्स जो हैं, ये क्या पाकिस्तान में इस वक्त इनकी प्रोडक्शन वाफिर मकदार में है, किस क्वालिटी में है, या कुछ इंपोर्ट बेस पे काम हो रहा है? बिलखुसूस अब ये जो क्लाइमेट चेंज है और इतनी गर्मी वगैरह, क्योंकि फसलें भी ख़राब हो जाती हैं, फलों की भी सब्जियों की भी, तो क्या हर्ब्स के ऊपर भी, नबातात के ऊपर भी फ़र्क पड़ा है? 100% फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ईरान से आती हैं, बहुत सारी वाया दुबई इंडिया से भी आती हैं, और डिफरेंट ममालिक से, चाइना से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से हर्ब्स इंपोर्ट होती हैं। सारी हर्ब्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं होती, लेकिन बेसिक अगर मैं बात करूँ तो ईरान और इंडिया से बहुत ज़्यादा हर्ब्स आती हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हर्ब्स होती हैं, और अक्सर तो मैं अगर बात करूँ शायद कि 60% हर्ब्स उगती हैं और ना जानने की वजह से ज़ाया हो जाती है। मैं एक छोटी मिसाल दूँ, एबटाबाद पे तकरीबन ये 25 साल 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 40 साल पुरानी, रोड बन रहा था। तो इंजीनियर्स ने एक कैंप लगाया और सारे अपने लंच बॉक्सेस ला के वहाँ रख देते थे। ठीक है। बंदर आते थे, उस इलाके में बंदर बहुत हैं, बंदर आते थे, लंच बॉक्स खाली किए, गायब। अब वो जब दोपहर को वापस आए इंजीनियर, तो खाना ही नहीं है। क्या करें? किसी ने जो है किसी इंसान ने सारे खानों में एक दफ़ा जहर मिला दिया कि एक दफ़ा तो जान छूटेगी बंदरों से, ताकि हमारा खाना तो बचे। जितने भी उन्होंने पहले प्रिकॉशंस थे वो कर लिए, लेकिन असर नहीं हुआ। बंदर माशाल्लाह अक्लमंद बहुत है। चले गए, वापस आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदर नहीं और खाना गायब। बड़ी हैरत हुई। दूसरे दिन दोबारा यही काम किया। उसके बाद एक बंदे की ड्यूटी लगा दी कि बंदर आए भी, खाना भी खाया, मरे भी नहीं, जहर 2 नंबर था, क्या था। गए, दूसरे दिन वापस आए, एक बंदे को बिठा के चले गए। तो जब वापस आए तो वही हालत कि खाना गायब है। तो बंदे से पूछा भाई क्या हुआ था? कह रहे बंदर आए, खाना सूंघा, वापस चले गए। एक बुज़ुर्ग से बंदर को लेकर आए, उसको खाना सूंघाया, उसने सूंघा, सारे बंदर गए, कोई जड़ी बूटी तोड़ के लाए, वहाँ रखी, खाना खाया, जड़ी बूटी खाई, गायब। इसका मतलब वो जो जहर था, उसका जो तोड़ था वो उसमें मौजूद था उस जड़ी बूटी के अंदर, जो कि बंदर को मालूम था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने अक्लमंद लोग हैं कि वो जो जहर था उस सिर्फ जड़ी बूटी का थोड़ा बहुत पता कर लेते, उस वक्त तो हमें उस जहर का इलाज मिल जाता। लेकिन बात यह है कि अल्लाह ने, हम बंदरों वाली अकल भी नहीं लगाई हमने। तो सारी बात यह है कि बहुत, और ये सच्चा वाक़या है, लिखा हुआ है बहुत सारी किताबों में। तो बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद हैं जो हम सही तरह शनाख्त नहीं कर पाते। हमारे घर में 4 अगर जंगली पौधे लगे हुए तो उसमें एक जड़ी बूटी होगी जो कि पता नहीं किस मर्ज़ के लिए शिफा होगी, अल्लाह ने बनाई हुई है। लेकिन ज़ाहिर बात है एक आम बंदा, एक नॉर्मल, इवन हुक्मा भी कितनी चीज़ें देखेंगे, कितने जड़ी बूटियाँ देखेंगे।
हमदर्द का इदारा बहुत सारी जड़ी बूटियों पे काम भी कर रहा है, ऑर्गेनिकली काम कर रहा है और बहुत अच्छी रिसर्चेस दे रहा है। आखिर में सर ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपने नाम लिया हकीम सईद साहब का प्रोग्राम के शुरू में, तो हकीम सईद साहब यकीनन एक बहुत बड़ा नाम सब कॉन्टिनेंट में हिकमत का, और जिस तरीके का काम वो कर गए हैं हिकमत के ऊपर, तो अब आगे फ्यूचर आपकी जनरेशन के साथ क्या देख रहे हैं आप हिकमत का और हर्बलिज्म का? सर उस लेवल के ऊपर दोबारा जा रही है या ये? सर बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। पंजाब में डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा हर्बलिज्म पे काम हो रहा है। चकवाल में मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के कुछ इदारे हैं जिन्होंने 2004, 2005, 2010 तक बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियों पे काम किया, लेकिन पज़ीराई नहीं मिली, हुकूमत ने उसको सपोर्ट नहीं किया। वो 2-3 लोग थे, गायब हो गए, कहाँ गए किसी को नहीं पता। इकोसिस्टम नहीं बना। बात यह है, चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, रिकग्नाइजेशन उस तरह नहीं मिल रही और तमाम चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे चल रही हैं। सिर्फ उसको समझने की ज़रूरत है। आम लोगों तक वो चीज़ हम पहुंचा नहीं पा रहे। जैसे मैंने एक छोटी सी लेसन की मिसाल दी कि मेरी ख़ुद की रिसर्च है वो, लेकिन सारी बात है हम कितना लोगों तक पहुंचाएंगे, किस तरह मॉडर्निज्म के नाम पे दूर कर दिया ना कि मुझे स्मेल आती है, आप खा रहे हैं, लहसुन खा रहे हैं तो मुंह से लेकिन स्मेल रिएक्शन आ रही कोई नहीं है ना सर। अगर मैं कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ लगातार खा रहा हूँ, टीजी ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए दवाएं खा रहा हूँ, तो उसका जो रिएक्शन मेरी बॉडी पर आ रहा है वो लहसुन से नहीं आएगा भाई। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और एतक़ाद के साथ। अगर आप 4 दिन, हमारा मसला ये ना, 4 दिन दवाई खाई, 4 दिन हर्बल कोई दवाई खाई, कोई टोटका किया, 5वें दिन हम चाहते हैं कि यार अब तो ज़िंदगी में 360 डिग्रीज चेंज आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है हकीम सईद की बात आपने की, मैं नहीं समझता कि हकीम सईद जैसा कोई इंसान वापस आ सकता है, क्योंकि वो ज़िम्मेदारियाँ, वो मोहब्बत अपने काम के साथ और वो डिसिप्लिन और वो कुछ हेल्पिंग हैंड्स भी उनके बहुत अच्छे हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके साथ साथ जो एतक़ाद उनको अपने ऊपर था, जो मामलात उनके अपने ऊपर थे, शायद वो आज की नस्ल जानती ही नहीं है। बिल्कुल। डिसिप्लिन तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होता जा रहा है। तो मैं वो तो नहीं कहूँगा कि उस हैसियत तक या उस मकाम तक कोई पहुँच सकता है, लेकिन अपने अपने शोबों में अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारे नौजवान भी पूरे कर रहे हैं, बहुत सारे हुक्मा भी पूरे कर रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स भी पूरे कर रहे हैं। और अगर मैं देखूँ आगे फ्यूचर की बात अगर आपने की, तो इंशाल्लाह हर्बलिज्म का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वरना छोटी सी बात करूँगा, पिछले 10 सालों में एलोपैथिक कंपनीज़ को न्यूट्रास्यूटिकल या न्यूट्रा जो एक वर्ड है ये लगाने की ज़रूरत ना पड़ती, चाहे वो हर्बियन हो, चाहे वो हिल्टन फार्मा का हाइनिकॉन हो, चाहे वो डिफरेंट और चीज़ें हों, वो इस तरह इस फील्ड में ना आते अगर उनको इस सारी चीज़ों में फ्यूचर नज़र ना आ रहा होता। ठीक है, ठीक है। आखिर में तबर्रुकन कोई 5 ऐसी चीज़ें आप जो रेकमेंड करें लाइफ स्टाइल चेंज के साथ, के जो हम लोग अपने रोज़मर्रा के खानों में, ग़िज़ाओं में इस्तेमाल कर सकें और हमारी जो ओवरऑल सेहत है उसमें फ़र्क पड़े? देसी घी एक बेहतरीन दवा है, आपके दिल की शरियानों को खोलने में मदद करती है, बंद नहीं करती। ये फिर वही बात जुमला दोहराऊंगा, हमारी नस्ल को ख़राब किया गया। कैल्शियम लेवल को बेहतर करती है। अपने बच्चों को देसी घी खाने की आदत डालें, मोतबर होना चाहिए। हमारे यहाँ मसला 2 नंबरी का आ जाता है, लेकिन अगर 1 नंबर है तो वो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ठीक है। अपने बच्चों को अपनी आदत में खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करें। कैल्शियम लेवल की बेतहाशा कमी की वजह से, आयरन लेवल की बेतहाशा कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हमारे यहाँ बच्चों में आ जाती हैं। ड्राउजीनेस, थकन, हड्डियों की बीमारियाँ, फिर पढ़ाई में कमज़ोरी। आयरन लेवल खजूर पूरा करता है, मैग्नीशियम लेवल भी उसमें है, कैल्शियम भी है। दलिए का इस्तेमाल अपने खुराक में लाजमी लेकर आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है तलबीना, और दलिए के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। चिकन से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। बकरे का गोश्त और जो समंदरी मछली होती है, ये आज भी ऑर्गेनिक शायद 2 वाहिद चीज़ें हैं जो कि मार्केट में हैं, उनको अपनाएं। और 5वीं चीज़, फ़िज़िकल एक्टिविटी को बेहतर करें। एक इंग्लिश स्कॉलर हैं, वो लिखते हैं कि अपने दिमाग को ठंडा रखो और पाँव को गर्म रखो। पाँव चलाओ, दिमाग को ठंडा रखो, सेहतमंद रहोगे। बहुत शुक्रिया वाले साहब जी। तो वीवर्स, आपने भी सजेशन सुन ली। उन्होंने 5 चीज़ें जो बताई कि जी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, तो मैं भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हुए इस वक्त वॉक करते हुए मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, और जो 4 चीज़ें उन्होंने शॉपिंग लिस्ट के तौर पे बताई हैं वो लेके आता हूँ। आप भी अपनी शॉपिंग लिस्ट रेडी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, देखते रहिएगा आला पॉड। बहुत शुक्रिया।